Hello students, class 8th. I was teaching you the chapter 12. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद का भारत कैसा था, क्या क्या चेंजेज आए, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो सब बताया जा रहा था. अगर हम देखें फॉर्मर अनटचेबल्स की, अगर हम बात करते हैं, द आदिवासी जो हैं यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट. उनको क्या दिया गया, जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया. लाइक द शेड्यूल कास्ट दीज इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट. जो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर जो भारतीय भी हैड बीन डिप्राइव्ड, उनको डिप्राइव किया गया एंड डिस्क्रिमिनेट किया गया अगेंस्ट. ट्राइबल हैड बीन डिप्राइव्ड, जो क्योंकि जो आदिवासी लोग थे ना, उनको स्वास्थ्य जो संबंधी सुविधाएं थी, हेल्थ केयर था और शिक्षा थे, उनसे वंचित किया गया, डिप्राइव्ड किया गया. वाइल्ड डियर लैंड, जबकि उनकी जो जमीन थी एंड फॉरेस्ट जो थे हैड बीन टेकन अवे. वो क्या थे, पावरफुल आउटसाइडर, जो शक्तिशाली आउटसाइडर थे, बाहर से थे, उनके द्वारा ले गए. इनके ज़मीन पर, इनके रिसोर्सेज पर आउटसाइडर ने कब्जा कर लिया था. द न्यू प्रिविलेजेस, जो नए कानून थे, अधिकार थे, ग्रांटेड देम, उनको दिए गए, नए अधिकार उन्हें दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. वेर मीन टू मेक अमेंड्स फॉर द, और इसके लिए क्या किया गया, सुधार किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन जो था असेंबली स्पेंड मैनी डेज, इन्होंने कई दिन बिताए डिस्कसिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डिस्कस किया, जो केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ थी. वर्स्यूज दोज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सम मेंबर थॉट, कुछ मेंबरों ने सोचा कि दैट सेंटर इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट, जो सेंटर का इंटरेस्ट है वो फॉरमोस्ट होना चाहिए. ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, केवल जो स्ट्रॉन्ग सेंटर्स हैं, इट वाज आर्ग्यू, ये आर्ग्यू किया गया, वुड बी इन पोजिशन टू थिंक एंड प्लान फॉर वेलबींग्स फॉर द कंट्री, देश के लिए और होल कंट्री के लिए सही तरह से योजना बने. अदर मेंबर फेल्ट, अदर सदस्यों ने ये महसूस किया कि जो प्रोविनेंस है शुड हैव द ग्रेटर ऑटोनॉमी, उसके ज़्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए और फ्रीडम. ए मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम, उन्होंने ये फियर किया अंडर द प्रेजेंट सिस्टम. डेमोक्रेसी सेंटर्ड इन दिल्ली, जो डेमोक्रेसी है वो केवल दिल्ली तक ही सीमित है. एंड इट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क इन सेम सेंस, और ये एक समान भावना से, स्पिरिट से पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है. ए मेंबर फ्रॉम मद्रास, जो इस मद्रास के जो मेंबर्स थे, इंसिस्ट किया उन्होंने कि जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी फॉर वेलबींग्स ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविनेंस शुड विद द प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन शो द बैलेंस, इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था शुड शोज द बैलेंस, उसने क्या किया, बैलेंस करना चाहा. जो कंपीटिंग क्लेम्स थे, दावे थे, प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट, 3 लिस्टें बनाई गई, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज़्यादा थी. जो इनिशियल शुरुआत के दिनों में जो उनकी जिम्मेदारी थी, well-being of the people of province should rest with the provincial government. जो प्रोविनेंशियल अस्थायी सरकार थी, उनके साथ कहीं ना कहीं प्रोविनेंसेस थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या, बैलेंस बनाने के लिए कंपीटिंग जो था, जो दावे थे, 3 लिस्ट बनाई गई ऑफ द सब्जेक्ट. एक यूनियन लिस्ट थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार था रूल बनाने का, जैसे टेली कम्युनिकेशन हो गया, पासपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस है, रेलवेज हैं, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है रूल बनाने का. सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, रेलवेज है, बैंकिंग है, ये सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं. विच सब्जेक्ट सच है, टैक्स हो गया, कोई भी टैक्स लगाती है, डिफेंस है, रक्षा के, फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेशी मामले हैं. विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी जाती है सेंटर की, और इसी तरह से स्टेट लिस्ट भी आती है इसमें.
सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ, जैसे कि एजुकेशन आती है और हेल्थ आती है, वो स्टेट में आती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो एजुकेशन और हेल्थ पर कानून बनाए। लेकिन आजकल एजुकेशन को किस में डाल दिया है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली बाय द स्टेट्स। अ कॉन्करेंट लिस्ट, अब स्टेट लिस्ट में तो स्टेट लॉ बनाती है। अब एक लिस्ट और होती है कॉन्करेंट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट, उसमें वो सब्जेक्ट आते हैं सच है, जैसे फॉरेस्ट है आपका, एग्रीकल्चर है, हेल्थ भी आती है इसमें, हेल्थ और एजुकेशन में भी दोनों मिलके कानून बनाते हैं, सेंट्रल और स्टेट। इन विच द सेंट्रल एंड द स्टेट वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर मेजर डिबेट की अगर हम बात करें, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्ट लैंग्वेज, जो क्या करते हैं, लैंग्वेज को कंसर्ट करते हैं। मैनी मेंबरों ने ये यकीन किया दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया। बेसिकली देखा जाए तो असेंबली ने तो लैंग्वेज के रिलेटेड काफ़ी डिबेट हुआ, ऐसा माना जाता है। भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर अप्लाई की जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संवैधानिक सभा जो थी कंसर्न लैंग्वेज, मैनी मेंबर्स ने ये यकीन किया, बिलीव कि इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया, अंग्रेजी भाषा को तो भारत से चला जाना चाहिए, यानी भारत में इंग्लिश भाषा का क्या महत्व है, ब्रिटिश रूलर्स के साथ इसको भी चला जाना चाहिए। इट प्लेस दे आर्ग्यू, उन्होंने आर्ग्यू किया, शुड बी टेकन बाय हिंदी, और इसकी जगह पर हिंदी आनी चाहिए। हाउएवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी, लेकिन अब क्वेश्चन यह था, भारत में ऐसे स्टेट भी तो थे जहाँ हिंदी बोलते ही नहीं है, जो हिंदी बोलना तो दूर समझते भी नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में क्या होगा। वेयर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, जबकि उनके अलग अलग ओपिनियन थे। साउथ इंडिया के जो लोग थे हिंदी को कैसे फेवर कर सकते थे, ना वो हिंदी समझ सकते थे ना बोल सकते थे, और हिंदी को कैसे यहाँ पर लागू करना चाहिए आज़ादी के बाद। स्पीकिंग इन द असेंबली, असेंबली में बोलते हुए जो टीटी कृष्णामाचारी थे, कन्वे अ वार्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ, साउथ के लोगों के संदर्भ में उन्होंने एक चेतावनी दे डाली। बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ साउथ, सम ऑफ होम थ्रीटन, उनमें से कुछ लोग जिन्होंने थ्रीटन किया, चेतावनी दी, सेपरेट फ्रॉम इंडिया, वो भारत से ही अलग हो जाएंगे अगर हिंदी उन पर थोपी गई। कितना बड़ा थ्रेड था ये, कितना बड़ी चेतावनी थी भारत में आज़ादी के बाद। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों ने ये ऐलान कर दिया कि अगर उन क्षेत्रों में ज़बरदस्ती हिंदी को थोपा गया तो भारत से ही कट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज वॉज फाइनली अराइव्ड, और फाइनली क्या गया, समझौता, कंप्रोमाइज किया गया, फाइनली अराइव्ड एट, नेमली दैट, ये कहा गया कि वाइल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, आज भी हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है भारत की, ये याद रखिएगा, हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, सरकारी भाषा। किसी राज्य में अगर सरकारी जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पर की वो भाषा है, ऑफिशियल भाषा है। इंग्लिश वुड बी यूज इन द कोर्ट, और इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश कोर्ट में इस्तेमाल की जाती है, सर्विस सेवाओं में, कोर्ट सर्विस एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज होने से इंग्लिश, क्योंकि हम तो साउथ की भाषा नहीं समझेंगे, मलयालम भाषा, तेलुगु भाषा, मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा वो तो हमें नहीं आएगी, लेकिन इंग्लिश तो हम आ सकती है, तो हम उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को एज ए हेल्पिंग लैंग्वेज के रूप में भारत में माना गया है। मैनी इंडियन, तो इसमें बहुत सारे इंडियंस जो थे कंट्रीब्यूट किया टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल थे वॉज प्लेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निभाया, हु वॉज ए चेयरमैन, जो क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अंडर हुज सुपरविजन, जिसके सुपरविजन में जो ये लेख था, डॉक्यूमेंट्स था, वो फाइनलाइज किया गया। इन हिज फाइनल स्पीच, अपने अंतिम स्पीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वी आर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किए, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी थी हैड बीन अकम्पेन्ड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, वो किस में रूप में निहित है,
आर्थिक और सामाजिक में। गिविंग द राइट टू वोट मिलने के बाद वुड नॉट ऑटोमेटिकली लेड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वलिटी। क्या नहीं किया जा सकता, जैसे उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था, इसके बाद उनको इनइक्वलिटी भी क्या कर सकते, रिमूव। एज रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वलिटीज थी, रिच लोग बहुत रिच थे, पुअर लोग इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए नहीं था, मकान नहीं था, तो जो डिस्क्रिमिनेशन था, रिच और पुअर में जो गैप था, उसको भी दूर करना जरूरी था। अपर लोअर विद इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड, नए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कहा गोइंग टू इंटर इनटू अ लाइफ, अगर हम लाइफ में इंटर कर रहे हैं द कॉन्ट्राडिक्शंस वहां पर आएंगी। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी, हमें क्या होगी, इनइक्वलिटी होगी। इन पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन, हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजिंग करेंगे प्रिंसिपल जो वन मैन का है, वन वोट वन वैल्यू, यानी एक आदमी की एक बार वोट करेगा और उसकी वोट वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। पहले के टाइम पे तो केवल रिच लोग ही वोट दिया करते थे ना, पुअर लोगों को वोट देने का राइट ही नहीं था, और वो लोग वोट करते थे, टैक्स दे सकते थे जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो एजुकेटेड लोग थे केवल वो वोट कर सकते थे, और फाइनली तो जो मिडिल क्लास लोग थे, जो लैंडलेस थे, पुअर थे, पीजेंट्स थे, उनको वोट देने का, उनको और वुमेन्स को वोट देने का राइट सबको सबसे लास्ट में मिला। एज वाई बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले उनको इस तरह के अधिकार नहीं थे। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, अगर हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में देखें, वी सेल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा, कंटिन्यू रहेगा टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, वो देता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिच लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। हाउ वेयर स्टेट टू बी फॉर्मेड, अब आज़ादी के बाद अगर हम देखें जो स्टेट्स थे, आखिर वो स्टेट कैसे बने। बैक इन द 1920, अगर हम 1920 में बैक में जाएं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, द मेन पार्टी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रोमिस, तो जो मेन पार्टी थी फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने वादा किया दैट वंस द कंट्री वोन इंडिपेंडेंस, जैसे कंट्री जो होगा इंडिपेंडेंस हो गया था, उन्होंने ये वादा किया कि ईच मेजर जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जहाँ पर कई भाषाओं को बोलने वाला जो समूह है, वुड हैव इट ओन प्रोविनेंस, उनके अपने प्रोविनेंस होंगे। जबकि आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया टू ऑनर दिस प्रॉमिस, अपने इस वादे के लिए, अपना ये जो वादा था उनका वो भूल गए। फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि भारत में जो विभाजन हो रहा था धर्म के आधार पर हो रहा था। डिस्पाइट द विशेष एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, इच्छा और जो प्रयास था महात्मा गांधी का आज़ादी के लिए, एट जो कि वो एक वन नेशन, एक राष्ट्र चाहते थे, बट टू, लेकिन क्या हो गए, दो के बेसिस पर। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर हम पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें, जो भारत का पार्टीशन हुआ, मोर देन मिलियंस पीपल, कई मिलियंस पीपल इन दंगों में, क्योंकि दंगे भड़क गए थे उन दौरान, मैंने बताया कई मिलियंस लोग मारे गए, हिंदू और मुस्लिम। कुड द कंट्री एफोर्ड फर्दर डिवीजन, क्या कंट्री कोई प्रयास कर रहा था कि भविष्य में फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, की भाषा के आधार से, धर्म के आधार पर डिवीजन हुआ था, भाषा के आधार पर डिवीजन ना हो। बोथ प्राइम मिनिस्टर्स जो थे, नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर स्टेट का डिवीजन नहीं करना चाह रहे थे। और जबकि साउथ इंडियंस लोगों ने साफ चेतावनी दे दी थी, अगर भाषा उन पर जबरदस्ती थोपी गई तो भारत से अलग प्रांत बना देंगे। हिंदी को तो वो कबूल ही नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा तक कहा गया कि साउथ इंडिया में जहाँ कहीं हिंदी से लिखे हुए बैनर होते थे या कोई इन्फॉर्मेशन होती थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, उसमें वो साउथ इंडियन लोग कालिक पोत देते थे, काला लगा देते थे, यानी कि उनके अपने एक विरोध जताने का एक तरीका था, हम ये कह सकते हैं। तो भाषा के आधार पर तो ये दोनों ही स्टेट नहीं बनाना चाहते थे। वेर अगेंस्ट द क्रिएशन लैंग्वेज आफ्टर द पार्टीशन, नेहरू disruption tendency has come to force,
टू चेक दैम द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड एज पटेल पुट इन। और अगर हम देखें द फर्स्ट एंड लास्ट नीड जो थी भारत की, नीड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड ए नेशन, क्या एक नेशन बनाया जाना चाहिए। एवरीथिंग, हर कुछ जो है विच हेल्प द ग्रोथ, जिसमें राष्ट्रवाद, एक देश प्रेम की भावना का ग्रोथ हो। हैज़ टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रो ऑब्स्टिकल, हर कोई जो ऑब्स्टिकल बाधाएं होती हैं इन इट वे टू बी रिजेक्टेड। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोमिनेंस, हमने ये अप्लाइड किया है लिंग्विस्टिक प्रोमिनेंस में, ऑल्सो सेट बाई द टेस्ट एंड आवर जो ओपिनियन है कैन नॉट बी सपोर्टेड। अब अगर हम बात करें देन द कांग्रेस जो लीडर थे वुड नाउ गो बैक, अब वो क्या हुए, गो बैक, वापस चले गए। ऑन देयर प्रोमिसेस क्रिएट ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, क्यों, क्योंकि उनको क्या हुई, गहरी निराशा हुई। अब निराशा क्यों हुई कांग्रेस लीडर को, वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रोमिस। द कन्नड़ स्पीकर जो थे, मलयालम स्पीकर थे, मराठी बोलने वाले थे, ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट, वो सभी अपना अपना स्टेट चाहते थे। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट चला यहाँ पर, however came from Telugu speaking district of और the मद्रास प्रेसिडेंसी थी। when नेहरू went to campaign there during the general election, जब नेहरू इस अभियान में गए तो 1952 के क्या थे, इलेक्शन होने वाले थे। he was met with black flag, उन्होंने हर जगह पर क्या देखा, काले झंडे देखे और नारे लगाए गए, स्लोगन डिमांडिंग वी वांट आंध्रा, वो आंध्रा चाहते थे। आंध्रा यानी भाषा के आधार पर स्टेट को बनाना चाहते थे। आंध्रा क्योंकि भाषा के आधार पर जो पहला स्टेट बना था आज़ादी के बाद वो आंध्र प्रदेश ही था। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर ए वेट ट्रेन गांधी जी नेम पोट्टी श्रीरामल्लू, एक जो नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू, वेंट ऑन ए स्ट्राइक हंगर, भूख हड़ताल पे चले गए ये पोट्टी श्रीरामल्लू। स्ट्राइक डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगे कि आंध्र प्रदेश बनाया जाए। स्टेट टू वेंट ऑन इट, और इसके लिए अटैचमेंट किया फॉर सपोर्ट। हड़ताल और बंद का आयोजन किया गया कई टाउन्स में। ऑन 15 दिसंबर 1952, 58 डेज, 58 दिन की फास्ट के बाद, भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्रीरामल्लू की मौत हो गई। एज ए न्यूज़पेपर पोर्ट्रेट द न्यूज़ ऑफ द पासिंग अवे, और जैसे ये खबर अखबार में श्रीरामल्लू के डेथ की खबर फैली, श्रीरामल्लू इंगल्फ इंटायर आंध्र इन चाओस। द प्रोटेस्ट वेर सो वाइड स्प्रेड, और इस तरह से प्रोटेस्ट हुए एंड इंटेंसेस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी जो मांगे थी वो मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूर कर दिया सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए। और इस तरीके से 1 अक्टूबर 1953 को द न्यू स्टेट जो था आंध्र का वो बना, केम इनटू बीइंग, विच सब्सिक्वेंटली बिकेम आंध्र प्रदेश, और बाद में जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा द अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी भी थी, वो डिमांड करने लगे। अब वो लोग अदर स्टेट भी डिमांड करने लगे, फिर सेपरेट स्टेट के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया गया 1956 में, जिसको अपनी रिपोर्ट देनी थी 1956 में। रिकमेंडिंग द रिड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज तय की गई टू फॉर्म कम्पैक्ट प्रोविनेंस ऑफ द आसामी, जैसे आसाम है, बंगाल है, उड़िया है, तमिलनाडु है, ये अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले जो प्रांत थे। एंड तेलुगु स्पीकर्स जो थे रिस्पेक्टिवली। लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन जो थे उत्तर भारत के, इंडिया वॉज ऑल्सो टू बी ब्रोकन अप, वो भी कई सारे स्टेट में ब्रोकअप हो गए। लिटिल लेटर इन 1960 में जो बिलिंगुअल बाईलिंगुअल होता है, जो भाषाओं को बोलने वाले, बाईलिंगुअल जो द्विभाषी होते हैं, द्विभाषी जो राज्य थे जैसे बम्बई है, मराठी बोलने वाले के लिए बम्बई, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, क्योंकि पहले गुजरात मुंबई में ही था। ऐसे हरियाणा पहले पंजाब में ही था, पंजाब और हरियाणा दो अलग स्टेट बन गए, और गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग स्टेट बन गए। वे डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट ऑफ मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। 1966 में पंजाब भी डिवाइड हो गया, पंजाबी बोलने वाले पंजाब, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा हो गया, भाषा के आधार पर इसका भी डिवीजन हो गया। एंड पंजाबी स्पीकर्स वर ऑल्सो, और जो पंजाबी थे वो बेसिकली सिख थे, और जो हरियाणवी थे वो बेसिकली हिंदू जाट थे। लेटर ऑफ द रेस्ट, इसी तरह से ये डिविजन्स होते हुए देखे गए। वो स्पोक नॉट पंजाबी द वर्जन ऑफ हरियाणवी, जो हिंदी का ही वर्जन है हरियाणवी,
वो बोलने वालों के लिए हरियाणा बनाया गया। तो हमने ये देखा किस तरह से 60 में, फिर 63 में नागालैंड बना, 66 में किस तरह से पंजाब और हरियाणा बना, फिर हिमाचल वगैरह बन गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सिक्किम बन गया 1975 में, फिर देखा गोवा बना, उसके बाद 2000 में उत्तराखंड बना, और छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बना। ये 3 नए स्टेट बने 2000 में, और 2014 में तेलंगाना बना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टेटों का फॉर्मेशन हुआ। पहले तो स्टेट्स नहीं थे, प्रिंसली स्टेट थे, राजा वहाँ पर शासन करते थे अलग अलग जगह पर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।